आइए बच्चों, अब हम लोग आज देखेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा हुआ था जो उसका आज तीसरा पार्ट देखते हैं और अंतिम पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर की बात किया था। तो पहला वीडियो हमारा हो गया था एलिमेंट्री कैनाल का और दूसरा क्लास हमारा हुआ था, किसका हुआ था? दूसरा क्लास फूड मटेरियल्स का हुआ था। अब तीसरी क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने चल रहे हैं कि जो भी फूड मटेरियल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसका हम लोग डाइजेशन कैसे करेंगे। तो हाउ फूड मटेरियल डाइजेस्ट इन और एलिमेंट्री कैनाल, यही चीज हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता दे कि यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन को आप हिंदी में एक वर्ड देते हैं, इसे कहते हैं पाचन। क्या नाम आया है? पाचन आ गया है। तो पाचन मतलब पचाना है आपको। कैसे पचाना है? यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जो काम होना है वो अपने आप होता रहेगा, बस हमको कैसे खाना है यही आपको देखना है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे होता क्या है? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। मैंने लिखा क्या? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, है ना? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू देयर स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट absorbable form, absorbable form is called digestion। क्या किया हम लोगों ने? जो भी फूड मटेरियल्स था उसको हम लोगों ने ब्रेक किया हुआ है, छोटे छोटे पीस में उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पीस में ब्रेक करना, और ध्यान रहे उसे हम इतना ब्रेक करें, इतना ब्रेक करें कि वो बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डाइजेशन वहां पे हो और एब्जॉर्प्शन हो हमारे ब्लड में चला जाए। तो उस रूप में हमको अपने फूड को ले आना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते क्या है? टर्म डाइजेशन। तो इस डाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक पार्ट को हम बताते हैं यहाँ से, इस डाइजेशन का एक पार्ट आता है हमारे पास, उसे कहते हैं कैसा? मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ रहा है, इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा टर्म आपके पास ले आ रहे हैं, उसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, मैकेनिकल मीन्स होता है फोर्स लगाना है आपको। तो फिजिक्स में एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फोर्स ही फोर्स वहां पे चलता है। तो यहाँ पे अगर हम डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फोर्सफुल्ली, किसी चीज को ब्रेक लगा के, जैसे हमने इसको तोड़ा, बड़ी तेजी से काट के तोड़ रहे हैं ऐसे। तो जब हम काट के तोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है? काटना, पीटना, पीसना, चबा चबा के किसी चीज को अगर आप तोड़ रहे हैं तो उस डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास क्या आता है? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग आती है, कटिंग हो सकती है, टीयरिंग हो सकती है, किसी चीज को आप फाड़ रहे हैं, या आपने लिखा क्या? यहाँ पे च्विंग कर रहे हैं, चबाने का काम कर रहे हैं। और एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है पेरिस्टालसिस। तो ये बात हम लोग बाद में सीखेंगे। पेरिस्टालसिस वेव फॉर्म मोशन होता है, वेव से इसको हम लोग तोड़ते हैं, मैकेनिकली तोड़ा जाता है। तो एक है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा डाइजेशन केमिकल होता है। केमिकल डाइजेशन जो होता है ये अकर्स, इट अकर्स, कैसे होता है बेटा? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, प्रेजेंस ऑफ केमिकल। और ये केमिकल कुछ और नहीं होगा, यहाँ पे जो भी केमिकल्स लेना हम लोगों को, उसमें एंजाइम का भी रोल आएगा।
तो हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिकल कैसे होता है। तो मैकेनिकल में आपने कटिंग देख लिया है, टीयरिंग देख लिया, बक्कल कैविटी में माउथ में हमारे होगा, हम लोग फूड को काटेंगे, तोड़ेंगे और उसको चबाएंगे। यहाँ पे च्विंग करना, टीयरिंग करना, कटिंग करना, ये सब मैकेनिकल का पार्ट होता है। पेरिस्टाल्सिस होती है हमारे अंदर चलेगा, स्टमक में फूड जो है वो चलता रहता है, वहां पे वेव फॉर्म मोशन होता है, उसको पीसने का काम होता है, तो ग्राइंडिंग होती रहती है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो ये वर्ड हमारे पास आ गया है मैकेनिकल डाइजेशन का, जो कि यहाँ पे समाप्त होता है। केमिकल डाइजेशन को हम लोग आगे ले चलते हैं, उस केमिकल डाइजेशन को हम समझेंगे कहाँ पे, आइए। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, तो माउथ में डाइजेशन कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, तो डाइजेशन कैसे होता है यहाँ पे ये देखना है। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज है, कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था एक फूड जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में एक है स्टार्च। स्टार्च को हम लोग अपने बक्कल कैविटी में सलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है, इस सलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है PTYALIN, टाइलिन, और ये बन जाता है किसमें, माल्टोज में। डाइसैक्राइड में ये हमारा है पॉलीसैक्राइड, मैंने पहले बता रखा है आपको, ये हो गया पॉलीसैक्राइड और इधर हो गया हमारे पास डाइसैक्राइड। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप खाना खा रहे हैं तो भोजन करते समय अकेले अगर आप रोटी का टुकड़ा खाते हैं और उसको कई बार चबाते हैं, 30 बार, 30 टाइम्स, उसके बाद उसमें से एक स्वाद आएगा, उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्वीट, और वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द माल्टोज, इसलिए कहा गया खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। अब देखिएगा बक्कल कैविटी में डाइजेशन हो रहा हमारे पास, माल्टोज बन गया है, तो यहां से हम एक पॉइंट बताना चाहते हैं। अब भोजन हमारे अंदर जाना चाह रहा है, जिस कंडीशन पे हम लोग उसको अंदर ले जाते हैं, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, उसको कहते हैं निगलना। ऐसे आपने निगल लिया, तो निगलने को बोलते हैं स्वालोइंग या डिग्लूटिशन। उस कंडीशन पे जो फूड होता है उसका नाम होता है बोलस। तो वो बोलस हमारे अंदर चलेगा, यहां से लिख सकते हैं आफ्टर, लिखेंगे एक पॉइंट, आफ्टर डाइजेशन इन बक्कल कैविटी फूड कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, बोलस में कन्वर्ट हुआ, और इसी बोलस को हम लोग अंदर ले जाते हैं। ये बोलस क्या होता है, अंदर जाता है, इनगल्फिंग यानी कि डिग्लूटिशन कहते हैं उसको, अंदर निगलना कहते हैं। तो हम बोलस को अंदर ले जाते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे बोलस की डेफिनेशन क्या होती है, मैस्टिकेटेड फूड, एक अच्छी सी डेफिनेशन लेके आए, मैस्टिकेटेड फूड, मैस्टिकेटेड फूड मिक्स्ड विद सलाइवा, मिक्स विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। इसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मैस्टिकेटेड फूड मिक्स्ड विद सलाइवा कॉल्ड बोलस। अब ये बोलस क्या होता है, बोलस ले चलो इंटर इंटू ईसोफेगस, ईसोफेगस थ्रू गलेट। एक वॉल्व होता हमारे पास, उसका नाम होता है गलेट, गलेट से वो अंदर चला जाता है। अब यहां से अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद हम लोग यहां बताएंगे ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। कैसे समझेंगे जरा सोचिएगा, यहां
ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो अब ईसोफेगस में फिर होता क्या है, ये भी आप सोच लीजिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा, जैसे यहां पर ये आया तो ईसोफेगस, यहां पे एक वॉल बना हुआ था, हमने ऐसे फिगर बनाया था। तो इस वॉल्व का नाम होता है गलेट। इसका नाम क्या होता है, गलेट होता है। और इस नली का ट्यूब का नाम होता है ईसोफेगस। और इसके प्रेमी हिंदी के इसे ग्रास नली कहते हैं, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। अब यहां से क्या होता है, ये ऐसे ओपन होती, कहां पे, स्टमक में ओपन होती है। और स्टमक में ओपन होने के बाद क्या होगा जरा सोचिएगा। तो बोलस बेटा इसमें आएगा और यहां से बोलस कैसे यहां से अंदर चला जाएगा। इस ईसोफेगस में हम लोग लिखेंगे नो डाइजेशन। नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता है। और यहां पे स्टमक आ गया है। स्टमक में क्या होता है, यहां पे आप लिखेंगे प्रोटीन डाइजेशन। किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन डाइजेशन अकर्स इन स्टमक। कैसे होगा प्रोटीन का डाइजेशन, यही हम लोगों को देखना है। तो डाइजेशन इन स्टमक हमको पता है, पहले मैंने बताया था, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, HCl का सेक्रेशन करती है। और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होती है, उसका नाम होता है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल जो होती है वो एक हमारे पास एंजाइम निकालती है और ये सेक्रीट करती है। क्या सेक्रीट करती है, एंजाइम। उसका नाम होता है सेक्रीट्स एंजाइम। उसे हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कहते हैं और प्रोरेनिन भी कहते हैं एक एंजाइम को। तो इस तरीके से हमारे पास निकलता है प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है। अब हमारे पास क्या करता है, इस पेप्सिनोजेन को काम करने के लिए ध्यान देंगे यहाँ पे, पेप्सिनोजेन जो होता है, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा क्या, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका अभी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हमने मिटा दिया है। पेप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब क्या हुआ, HCl मेंटेन करता है एसिडिक मीडियम, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में, उस मीडियम में। और इसके बाद ये जो पेप्सिन है ये हमारी प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेगा। तो प्रोटीन हमारी ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे कन्वर्ट होती है पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। तो ये स्मॉल प्रोटीन हो गई है, पेप्सिन के प्रेजेंस में ब्रेक हो गई है बेटा। इसके बाद क्या होता है, अब इस स्टमक में पेरिस्टालसिस होती है, चर्निंग मूवमेंट होता है। कैसे होता है, कभी आपने देखा होगा भोजन यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता है। इट मीन्स फूड आपका ब्रेक भी हो रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है। इससे ये पता चलता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं खाना खाने के बाद आप देखेंगे अपने स्टमक में, आप पेट में नीचे, तो एक आवाज सी आएगी, गुड़गुड़ 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 की आवाज आती है। उस आवाज से हमको ये है मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट है, ये है वेव फॉर्म मोशन या चर्निंग मूवमेंट। तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे, ये हो रहा है यहाँ पे पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस को हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। ये आ गया चर्निंग मूवमेंट। तो ये हो गया हमारे पास, इससे फूड डाइजेस्ट होता रहा, ब्रेक होता रहेगा और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब हम नीचे चलते यहाँ पे, आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी याद कर लें, अगर ये चर्निंग मूवमेंट या पेरिस्टालसिस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए तो यहां लिख लेंगे एक कंडीशन, व्हेन इट occurs in reverse direction, then
वॉमिटिंग अकर्स। तो एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आया आपके पास कि वॉमिटिंग कैसे होती है। तो जब पेरिस्टालसिस रिवर्स डायरेक्शन में चलती है तो फूड हमारा जो होता है वो दूसरी तरफ आ जाता है, नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाता है और बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से वॉमिटिंग हो जाती है। अब हम लिखेंगे यहां से आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक बोलस चेंज्ड इनटू, किसमें बदल जाता है, चाइल। तो काइल में चेंज हो जाता है। जिनको अब नहीं समझ में आ रहा होगा भैया काइल क्या होता है, तो वो लोग अपने आसपास में उनको देख लेंगे जो कभी वॉमिटिंग करते हैं। तो उस समय जो मटेरियल डाइजेस्ट हुआ निकलता है बाहर, उसी का एग्जाम्पल होता है क्या, चाइल, या इसको हम लोग काइल भी कहते हैं। तो काइल बोले या चाइल बोले, बात एक ही है और ये मटेरियल है स्टमक का। अब ये चाइल जो होता है हम यहां से लिखेंगे, ये काइल जो होता है इंटर करेगा कहां पे, इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू, किसके द्वारा, कार्डियक स्फिंक्टर। ये बात मैं पहले से बता चुका हूं बेटा, जितने स्फिंक्टर थे वो सभी मैंने डिस्कस कर दिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, लेकिन डाइजेशन से पहले हम लोग ये सीखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई चीज ब्रेक होगी उससे पहले वहां पे एंजाइम्स कैसे आएंगे और क्या क्या हो सकता है। तो जरा सोचिएगा, इससे पहले यहाँ पे होता ये है कि पढ़े उससे पहले हमारे पास एक आती है लीवर। तो लीवर हमारे पास एक ग्लैंड है जिसे हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये लीवर जो है हमारे पास क्या क्या कर सकता है, फंक्शन तो बेटा बहुत है इसके। राइट साइड पे हमारे प्रेजेंट होती है, पहले से बताई हुई है, बिलो द एब्डोमेन, बिलो द डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी। अब इस लीवर का मेन फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं। ये लीवर जो होता है, इसकी लीवर सेल्स जो होती है यहां से, लीवर सेल, इसका दूसरा नाम लिखेंगे आप, इसे कहते हैं हिपैटिक। तो लीवर सेल को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल। तो ये हो गई हिपैटिक सेल। ये क्या करती हैं, सेक्रीट्स या सिंथेसाइज, क्या बनाती हैं, सिंथेसाइज। एक फंक्शन है इसका, यूरिया का फॉर्मेशन करती है, एक ये काम कर सकती हैं। दूसरा और ये काम कर सकती हैं, हिपैटिक सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, सिंथेसाइज बाइल जूस। ये इसका सबसे मेन काम यहाँ पे यूज होने वाला है, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है ये बेटा बनता तो लीवर में है, लेकिन स्टोर्ड होता है कहां पर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, बनेगा कहां पर, लीवर में। इस बाइल जूस में दो चीजें यहाँ पे बेसिकली मिलेंगी। तो फंक्शन इसका क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक बाइल सॉल्ट होता है और एक होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। तो बाइल सॉल्ट जो होता है ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, क्या करेगा, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाई करता है जिससे फैट पे डाइजेशन स्टार्ट हो, लाइपेज एंजाइम काम कर सके, ये होता है। तो बाइल पिगमेंट जो होते हैं ये निकालने का काम करता है कौन, लीवर, हमारे ब्लड से। अगर हमारा लीवर जो होता है इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये बाइल पिगमेंट जो है हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा, और जब ये बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में एक बीमारी आती है जिसका नाम होता है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस होगी इसके बढ़ने से, और ये कब बढ़ेगा,
जब लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है तो इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा। ये पिगमेंट कैसे पैदा होते हैं, ये पिगमेंट पैदा करने के लिए हम लोग देखना होगा आगे के चैप्टर, उसमें आरबीसी जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है, उनके मरने से ये पिगमेंट पैदा होते हैं। फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे बाइल जूस की बात कर रहे थे, इमल्सिफिकेशन हो गया। एक छोटी सी ग्लैंड और आपके पास ले आ रहे हैं, उसका नाम होता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और हम लोग उसे नाम देते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या है, इसके बारे में हमने एक लेक्चर लिया हुआ था, उस पर डायबिटीज का लेक्चर लिया हुआ था, और उसमें पैंक्रियाज में खूब चीजें बताई हुई थी। अब पैंक्रियाज को हम लोग यहाँ पे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। एक बार फिर से इसका रोल डाइजेशन में कैसे होगा, यही आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक एसिनी है बेटा, पैंक्रियाटिक एसिनी, और इसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पैंक्रियाटिक एसिनी जो होता है सेक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूस, सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस को हम लोग एक नाम देते हैं पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये आया पैंक्रियाटिक जूस हो गया। इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नाम अभी अपने लेवल पे नहीं है। न्यूक्लियेजेस है यहाँ पे, लाइपेजेस है यहाँ पे, ट्रिप्सिन है यहाँ पे, काइमोट्रिप्सिन है यहाँ पे, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन ये अगले क्लास में मिलेगा आपको, अभी आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके पास एक, उसे कहते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज। आपने यहाँ पे नाम लिखा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ऐसे यहाँ पे आपने एक नाम याद किया लाइपेज, ऐसे यहाँ पे एक नाम आता है काइमोट्रिप्सिन। तो ये आ गया यहाँ पे, और फिर आता है ट्रिप्सिन की बात करते हैं। तो ये सभी एंजाइम्स यहाँ पे हमारे पास आने लगे। ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने आपको बताया था कि उसमें एक ग्लैंड होती है, उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और वो भी सेक्रेट करती है इंटेस्टाइन थे। और ये हमारे पास स्टमक था, स्टमक से हम लोग नीचे आए थे, और ये रहा हमारे पास पैंक्रियाज। यहां से हम ऐसे इधर से नीचे से आ रहा था लीवर से। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन कैसे होगा वही देखना है। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है डाइजेशन वाला पार्ट आ रहा है, इसमें है क्या, कंटेन्स, क्या है इसमें, कंटेन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये सेक्रीट करेगी क्या, सेक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस, ये बात मैं बता चुका हूं। और इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेटा यहां भी एंजाइम्स आ रहे हैं, और उन एंजाइम्स के लिए लाइक माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज इटसेट्रा, ये सभी यहां पे होते हैं। तो इस तरीके से सारे एंजाइम्स काम करेंगे, और ये एंजाइम्स काम करके क्या होता है, सभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ला देते हैं। अब यहां से देखना ये है क्या हो सकता है इसमें। देखो क्या होगा, जब हमारे पास आया था प्रोटीन, तो प्रोटीन टूट जाएगा किसमें, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस में, ऐसे टूटा हुआ था। और यहां पे हम लोगों ने एंजाइम लगाया हुआ था
कहा, हमने कहा चलो इसमें हमने ट्रिप्सिन दे दिया, और स्टमक में आपने लिखा हुआ था क्या, पेप्सिन लिखा था। तो बची हुई जो प्रोटीन होती है स्टमक में नहीं डाइजेस्ट हुई है, वो डाइजेस्ट होगी हमारे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम यहाँ पे डाइजेशन लिख दें, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये आकर के डाइजेस्ट हो जाती है। अब सोचिएगा, इनको तोड़ दिया जाता है, हमने तोड़ दिया यहाँ पे, जैसे इन लोगों को तोड़ दिया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लगा दिया यहाँ पे आपने, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये हमारे पास पेप्टाइड्स में आ जाते हैं, और वो पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। तो ये हो जाता था। लिपिड जो है वो आ जाता है किस रूप में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसमें लिपिड टूट जाता है। वही जो बातें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हुए थे, उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं, बशर्ते फॉर्म यहाँ पे बेटा चेंज हुआ है, दूसरे फॉर्म में हम एंजाइम से ला रहे हैं, वहां पे मैंने डायरेक्ट बना दिया था। अब यहाँ पे बचा हुआ है आपके पास क्या, माल्टोज। आपके भोजन में जो माल्टोज है उसको माल्टेज नाम के एंजाइम्स ने तोड़ दिया, और ये बन गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सपोज किसी ने चीनी खाया हुआ होगा, तो चीनी वाले, चीनी कम है, सोचे सुक्रेज एंजाइम नाम दे दिया यहाँ पे, और सुक्रेज से बना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाता है। किसी ने दूध पिया होगा तो उसको लैक्टोज नाम की चीनी मिली होगी, यहाँ पे एंजाइम्स आपने दे दिया लैक्टेज, फिर बन गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये सारे लोग यहाँ पे कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड भी जो है हमारा चेंज हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियोटाइडेज आपने दे दिया, न्यूक्लियोटाइडेज दिया, तो आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को फिर हमने एंजाइम दे दिया न्यूक्लियोसाइडेज, आपने ये दे दिया। जब न्यूक्लियोसाइडेज दे देते हैं तो क्या बन जाता है जानते हैं, वही पुरानी बातें, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आ गया। अब ये सभी लोग यहां हमारे ब्लड में आ गए हैं। तो जितना भी कंपाउंड हम लोग खाए हुए थे, जो भी मॉलिक्यूल्स था, वो सब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो जब ये पार्ट में ब्रेक हो गया, अब इनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगला पॉइंट आप लिखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हम लोग लिखेंगे ऑल द सब्सटेंसेस आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है ये कमीना है, ये डाइजेशन के लिए कहता है ना जापका, नहीं जाएंगे हम। डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रोल प्ले करता है, तो बाकी सब तो डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें फैटी एसिड जो होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो फैटी एसिड जो होगा वो एब्जॉर्ब होता है एक दूसरे रूप में, उसका नाम होता है काइलो माइक्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड है, इटसेट्रा आर एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे आया क्या, यहाँ हमारे पास आ रहा है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड हम लिखेंगे फैटी एसिड एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स, लेकिन ब्लड वेसल वहां पे नाम नहीं लिखा जाएगा, हम उसे लिखेंगे यहाँ पे लैक्टियल्स, लैक्टियल्स। तो ये लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होता है, और ये लैक्टियल्स जो होती है लिम्फ वेसल्स होती हैं, पतली पतली होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स। तो इस तरीके से बेटा देखा आपने
कि खाए भी और पचाए भी और एब्जॉर्ब भी कर लिया हम लोगों ने सारी चीजों को। जब बचा हमारे पास क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग देख रहे थे एब्जॉर्प्शन हो रहा था। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आपने लिखा क्या था, सीकम लिखा था और कोलन लिखा था और रेक्टम लिखा हुआ था। सीकम जो होती है हमारे एनिमल्स की जब बात करेंगे तो इसमें एक होती है स्ट्रक्चर एनिमल्स की आउटग्रोथ होती है, उसका नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और उस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किस रूप में है, अपने यहाँ बेटा अवशेषी रूप में है, मींस वेस्टिजियल ऑर्गन्स के फॉर्म में होती है। तो कोलन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यहां लिखेंगे इसकी इट्स आउट ग्रोथ इज कॉल्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये क्या है, इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस इट इज वेस्टिजियल, कैसी होती है, वेस्टिजियल होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ह्यूमन में कैसी होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वैसे इसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल फैटी एसिड में। और अब इसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां हो जाता है। रेक्टम में क्या होता है, स्टोर्ड हो जाएगा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसमें आएगा और यहीं से क्या होता है, टाइम टाइम पे वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है एनस के थ्रू कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। ये कहलाता ओपन थ्रू एनस आउटसाइड। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो आउटसाइड चला जाता है। कभी कभी इत्तेफाक से एक टेंशन हो जाता है इंसानों में, जब कभी कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, तो वहां पे कोलन में पता लगता है एब्जॉर्प्शन वाटर का तो हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जो हमारा एक्सक्रीट मटेरियल्स निकलने वाला है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आने वाला है, उसे कहते हैं फीसेस कहते हैं, और वो बाहर आ रहा है। अब वो प्रेशर से आएगा क्योंकि वाटर उसमें कम हो गया है, तो वाटर उसमें कम हुआ तो प्रेशर लगा के बाहर आएगा। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ना हो तो पता लगता है कि एक डिजीज और हो जाती है, पानी पिए और नीचे से पानी निकलता जा रहा है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं लूज मोशन कहते हैं। कॉमनली ऐसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। तो यहां से बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन कब्जियत हो सकती है, पेट डिस्टर्ब रहेगा, लोग कहते हैं गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, वो गड़बड़ी यहीं से स्टार्ट होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। डाइजेस्टिव पार्ट जो होता है हमारे लाइफ प्रोसेस का वो समाप्त होता है 3 लेक्चर्स में, मैंने आपको बता दिया था। पहला लेक्चर एलिमेंट्री कैनाल का था, दूसरा लेक्चर फूड मटेरियल्स का, तीसरा लेक्चर हमारा यहाँ पे डाइजेशन का था। इस तरीके से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगला टॉपिक इसका दूसरा है रेस्पिरेशन, कैसे हम लोग सांस लेंगे, कैसे हम लोग रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उस प्रोसेस को जानने के लिए आप इंतजार करें आने वाले अगले वीडियो का। तब तक हम चलते हैं, नमस्कार।